हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड विज्ञान, जिसमें मैं आपको क्लास 2 कराने वाली हूँ, क्योंकि क्लास फर्स्ट में मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस बताया था विज्ञान का कि आपको विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो सब बताया था मैंने आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को क्लास 2 में चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट में मैं आपका क्या है, पृथ्वी और आकाश। तो पृथ्वी और आकाश के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, यानी कि हर एक प्रश्नों को मैं इसमें कवर कर दूँगी। तो इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी को मैं कराने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको पता ही है हमारा चैनल क्या है, के एजुकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैं आपको सिलेबस पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वी और आकाश, जिसमें से आपको सौर मंडल यानी सौर परिवार, जिसको आपने पढ़ा था कि सौर मंडल किसे कहते हैं, ग्रह उपग्रह, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइंस में यानी सामाजिक अध्ययन में पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ये साइंस का चैप्टर है। ठीक है, वही सब चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। बस कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की हुई हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान कौन कौन से हैं, इनके बारे में ये थोड़ा सा अलग है। और बाकी आप जितना भी पढ़ चुके हैं कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ठीक है, आकाश मंडल क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, मंदाकिनी क्या होती है, गैलेक्सी किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट अगर आपने मेरे से अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइंस पढ़ी होगी, तो वहाँ पर मैंने एक एक प्रश्नों को मैंने हल कराया था। सौर मंडल से जितने भी प्रश्न होते हैं, सौर परिवार से हर एक प्रश्नों को मैंने हल कराया था, क्योंकि उसके ज़्यादातर प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और इसमें भी आएंगे। लेकिन उसमें आपने सोशल साइंस में पढ़ा था और इसमें आप साइंस में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं कि पृथ्वी और आकाश यानी सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण। छाया मतलब ग्रहण, और मतलब कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। आकाशीय पिंड कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण उन ग्रहों पर जीवन की संभावना कैसे हुई, भारत एवं विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अब चैप्टर फर्स्ट को। तो क्या है, सबसे पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सौर परिवार में क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, ये आप क्लास थर्ड से लेकर पढ़ते आ रहे हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं। तो चलिए, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो शुरू करते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल क्या होता है, सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। तो आप ये भी परिभाषा एक लिख सकते हैं, एक आपकी परिभाषा जो मैंने ये बताई, और एक आप ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य और उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंड, यानी चाहे वो क्षुद्र ग्रह हो, चाहे पुच्छल तारा हो, चाहे उल्का पिंड हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, ठीक है, ये सभी आकाशीय खगोलीय पिंड जो होते हैं सौर मंडल या सौर परिवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं। अभी तो ग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये सभी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। और अगर आपने मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस देखी होंगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने उन्हीं प्रश्नों को इसमें ऐड किया है, क्योंकि यही सब आपके आते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं, जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती या अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं, ग्रह जो होते हैं ये अपने आकाशीय पिंड के तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इनमें खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और क्या होते हैं, ऊष्मीय होते हैं, या अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और इनके अंदर सूर्य से ही ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इन्हें हम ग्रह कहते हैं। अगला है ग्रह की परिभाषा। देखिए, इस ग्रह की दूसरी परिभाषा है जो बुक की है,
सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले, यानी सूर्य आपका बीच में होता है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होता है, जो चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? जैसे कि आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। तो प्लूटो जो आपका है वो अब इन जो 8 जो आपके ग्रह हैं इनसे हटा दिया गया है। ठीक है, इनसे हटाकर ये प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया गया है, क्योंकि ये बौना ग्रह है। ठीक है, अब इसको किसकी श्रेणी में रख दिया गया है? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, इसलिए प्लूटो को हम इसमें नहीं गिनेंगे। ठीक है, अगला है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे करीब कौन है? बुध है, फिर क्या है? शुक्र है, फिर पृथ्वी। पृथ्वी हमारा कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। कभी कभी आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल से सूर्य से कितनी दूरी पर है या कितने दूरी पर है, तो आप क्या कहेंगे? या कितने नंबर पर है, तो आप कहेंगे तीसरे नंबर पर है। फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपट्यून है। ठीक है, तो कौन कौन से है? सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। इसको इसी तरीके से याद करिएगा। तो सबसे करीब ग्रह कौन सा है? बुध है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो आपका क्या है? नेपच्यून है। ठीक है, पृथ्वी किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पर है। मंगल किस नंबर पे है? चौथे नंबर पर है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है मैंने उन तरीकों को आपको बता दिया है, तो क्यों ना एक बार फिर से रिवाइज करिए। क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। एक बार और ट्राई करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ये आपके टेट और सुपर टेट में भी बहुत काम आते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। पहले आपका प्लूटो भी था, लेकिन उसको अब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। यानी जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा आपका एक प्रकार का उपग्रह है जो आपके क्या होता है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जो उपग्रह आपके होते हैं ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है और एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जिसको मानव ने बनाया है। ठीक है, आपको पता है जो मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह एक होता है और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जिसको प्रकृति ने बनाया है और जिसको भगवान ने बनाया है, और कृत्रिम उपग्रह जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब देखते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है और कृत्रिम उपग्रह क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? तो प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट इन हिंदी, मतलब हिंदी में बताइए। तो प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंडों को हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है। यानी जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह की डेफिनेशन ग्रह की तरह ही, उपग्रह की तरह ही होती है। क्या होता है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करिए। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि ग्रह किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से रट गया होगा। देखिए मेरा मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप लोग अच्छे से समझ सकें, अच्छे से याद कर सकें, यानी कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि आप लोगों को याद भी हो जाए। ये नहीं कि मैं पढ़ाऊँ और आप एकदम बोर हो जाएं, ऐसा नहीं मैं पढ़ाती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आप लोगों को याद भी हो जाए, ताकि आप एक बार सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़े। अब हमें नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं याद हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे चंद्रमा क्या करता है, प्रकृति का एकमात्र उपग्रह होता है। ठीक है, चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा प्रकृति का एकमात्र उपग्रह होता है। प्रकृति आपकी ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि उपग्रह क्या है और ग्रह क्या है, तो चंद्रमा आपका उपग्रह है और प्रकृति आपकी ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी के परिवृत्ताकार कक्षा होती है। इसका परिक्रमण काल 27.3 दिन होता है। यानी ये अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी ये पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, 27.3 दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह, यानी जिसको मानव ने बनाया है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, प्राकृतिक उपग्रह के बारे में आपने पढ़ लिया, अब आप कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह जो होता है, मानव द्वारा निर्मित वे पिंड जो पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, यानी मानव द्वारा जो बनाए गए जो आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, मानव द्वारा बनाए गए आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये ग्रह के चारों ओर, पृथ्वी के, या आप ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के या ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें देते रहते हैं या प्रदान करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सभी है जो भी अभी तक पढ़ाती आ रही हूँ, ये भी। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, जो मंगल होते हैं और बृहस्पति, इनकी जो कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच असंख्य संख्या में, यानी बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला है, उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं, धूल व गैसों से बने या निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से यह पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायु में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहते हैं। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं, इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को हम उल्का पिंड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब क्या है। ये कहा गया है कि जो धूल और गैस के जो छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, जो धूल और गैस के बने हुए छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, वो हमारे अंतरिक्ष में क्या होता है, घूमते रहते हैं। घूमते घूमते ये क्या करते हैं, घूमते घूमते ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाते हैं या वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो ये घर्षण के कारण, रगड़ के कारण ये क्या होते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, तो ये जब जलने लगते हैं तो ये तेज़ी से, जब जल कर ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से ये पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। जब ये पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं तो इसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। देखा होगा आपने, टूटता हुआ तारा कहते हैं, टूटता हुआ तारा जा रहा है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये छोटे छोटे पिंड जब वायु में बहुत ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जब ये वायु में जलकर नष्ट होते हैं, हवा में भी जलने लगते हैं, तो इन्हें हम उल्काश्म कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी ये पिंड पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ इनका जो अवशिष्ट, यानी कुछ बचा हुआ भाग जो होता है, वो पृथ्वी के धरातल पहुँच जाता है। इसी हम अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। जैसे ये देखिए, टूटता हुआ तारा, ये उल्का पिंड है। ये क्या होता है, ये जलने लगते हैं। देखिए जलते जलते ये क्या होते हैं, पहले ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये और तेज़ी से जलने लगते हैं। जब ये तेज़ी से जलने लगते हैं तो कुछ जो इनका बचा हुआ भाग होता है, वो ये क्या करते हैं, कुछ जो बचे हुए भाग जो होते हैं, जो पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी के धरातल पर, उन्हें ही हम उल्का पिंड कहते हैं। ये देखिए, जलते हुए ये प्रवेश कर रहे हैं वायुमंडल में अंतरिक्ष से।
आगे बढ़ते हैं, पुच्छल तारा किसे कहते हैं। तो ये आपका देखिए मैं विद डायग्राम लेकर आई हूँ, ये आपका पुच्छल तारा होता है। ठीक है, ये क्या है आपका पुच्छल तारा, यानी जिसके पूंछ भी दिखाई देती, पूंछ की तरीके से जो दिखाई देता है उसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। तो देखिए पुच्छल तारा किसे कहते हैं, ये देखिए डायग्राम एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो ये है आपका पुच्छल तारा। आगे बढ़ते हैं, पुच्छल तारा को धूमकेतु भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि धूमकेतु किसे कहते हैं या पुच्छल तारा किसे कहते हैं, तो दोनों का उत्तर एक ही है। ठीक है, तो पुच्छल तारा को हम धूमकेतु भी कहते हैं। चट्टानों, बर्फ, धूल, गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ये अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। ये अपनी कक्षा में घूमते घूमते क्या करते हैं, सूर्य के एकदम करीब आ जाते हैं और ये सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। सूर्य आपको पता है कितना गर्म होता है, तो सूर्य के ऊष्मा के कारण, उसके ताप के कारण ये क्या करते हैं, इनकी जो गैसें होती हैं, इनकी जो बर्फ़ होती हैं वो क्या होती है, वो वाष्प में बदल जाती, भाप में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है। गुरुत्वाकर्षण के बारे क्या होता है, इनका जो सर होता है वो सूर्य की तरफ रहता है और पूंछ हमेशा बाहर की तरफ रहती है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। इस तरीके से प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं कि हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये तो आपको पता ही है। ये क्या है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी अपने भी अक्ष पर घूमता रहता है। पहला तो ये मान लो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी ये घूमता रहता है। अपने अक्ष पर घूमता ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि ये जितना समय ये पृथ्वी एक चक्कर अपना भी पूरा करता है और पृथ्वी का भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए ये क्या करता है, अपना भी ये परिक्रमा करता रहता है, खुद भी घूमता रहता है। ठीक है, तो ये खुद भी घूमता रहता है अपने अक्ष पर, इसी कारण इसका हमें एक भाग दिखाई देता है। तो क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी कारण ये क्या करता है, पृथ्वी से हमें क्या होता है, चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या कहा है इसमें। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी पर 27.3 दिन में एक चक्कर पूरा करता है और एक चक्कर पूरा करते करते ये अपने भी अक्ष पर घूमता रहता है। जो एक चक्कर पूरा करने में उसको इतना ही समय लगता है। ये पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में जितना समय पूरा करता है, इसी के कारण इसका जो हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, आकाशगंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी किसे कहते हैं। देखिए मैंने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का एक लाइक तो ज़रूर बनता है और भाई खूब शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, यानी कि जो आपके फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है या आपके जो कॉलेज के फ्रेंड हैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर करिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। भाई देखिए कितनी मेहनत से मैं आपको विद डायग्राम पढ़ाती हूँ ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए छोटे बच्चों को क्या होता है, डायग्राम देख देख के पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आता है। ठीक इसी तरीके से मैं आपको एक टीचर नहीं, एक बच्चों की तरीके से आपको पढ़ाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कितने अच्छे से मैं डायग्राम लेकर आ रही हूँ। शायद ऐसा आपको किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ाया गया होगा जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कहीं भी आप किसी भी चैनल का वीडियो देख लीजिए जाकर, साइंस का हो या सोशल साइंस का हो, और आप मेरे चैनल का वीडियो देखिए। मैंने विद डायग्राम पढ़ाया, जहाँ पर हो सका मैंने वहाँ पर डायग्राम ऐड किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ में आता है और आपके दिमाग में ये रहता है कि अच्छा हाँ गैलेक्सी का वो वाला चित्र था, अच्छा हाँ क्षुद्र ग्रह में वो वाला चित्र बना था, पुच्छल तारा में पूंछ निकली हुई थी और उसका सिर सूर्य की तरफ था। तो आप ऐसे डायग्राम याद रहेगा तो आप भूल भी जाएंगे। अगर आप मान लो इसकी थ्योरी भूल भी गए हो तो आपको क्या होता है, आप चित्र के माध्यम से उसको बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं चित्र भी लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आप भूले नहीं। हो सकता है चित्र ही आपके सामने आ जाए तो आप उसको याद कर करके लिख सकते हो।
तो देखिए, तो इसीलिए कहते हैं कि खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप व्हाट्सएप ग्रुप और भी जो भी आपकी फैमिली में अगर कोई भी बीटीसी या डीएलएड कर रहा है तो आप उसको भी शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी या गैलेक्सी किसे कहते हैं? इसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं। अगर मंदाकिनी पूछा जाए, अगर गैलेक्सी पूछा जाए तो सभी का उत्तर एक ही है, क्योंकि आकाशगंगा को ही हम मंदाकिनी कहते हैं, इसे ही हम गैलेक्सी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आकाशगंगा या मंदाकिनी या गैलेक्सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मंदाकिनी या गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह होता है, यानी जो बहुत सारे तारे होते हैं उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। जो स्वच्छ और अंधेरी रात में जो आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में और झिलमिलाती सी मेखला के समान दिखाई पड़ता है। यह मेखला वस्तुतः एक पूर्ण चक्र का अंग है जिसकी क्षितिज के नीचे का भाग नहीं दिखाई पड़ता है। भारत में इसे मंदाकिनी, स्वर्ण गंगा भी कहते हैं, स्वर्ण नदी भी कहते हैं, सुर नदी भी कहते हैं, आकाश नदी भी कहते हैं, देव नदी भी कहते हैं, नागविथी कहते हैं, हरिताली कहते हैं। इन सभी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि मंदाकिनी या गैलेक्सी या आकाशगंगा क्या होता है? असंख्य तारों का समूह होता है जो हमें स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में और झिमझिमाती हुई मेखला के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये था आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। सूर्य ग्रहण आपको पता है, सूर्य ग्रहण जो होते हैं ये अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो आपका पूर्णिमा के दिन होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो आपका अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो आपका पूर्णिमा के दिन होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण आपका कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये देखिए, सूर्य ग्रहण का जो ये डायग्राम है, मैं डायग्राम भी लेकर आई हूँ। मैंने कहा ना, जहाँ पर होता है कि डायग्राम से आपको समझाया जाए, वहाँ पर मैं डायग्राम जरूर लेकर आती हूँ। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, अभी देखिए आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, कब? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। कब? अमावस्या के दिन। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इतना भी आप लिखेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा। देखिए यहाँ पर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ गया है? चंद्रमा आ गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ गया है? चंद्रमा आ गया है। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, यानी जब सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ेगा तो चंद्रमा की छाया किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पर पड़ने लगी। देखिए चंद्रमा की छाया पूरी क्या हो रही है? पृथ्वी पर पड़ी है। चंद्रमा, इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ रही है। ठीक है, तो चंद्रमा की छाया क्या है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी है। देखिए चंद्रमा की छाया जो है वो क्या है? पृथ्वी पर पड़ने लगी है। ठीक है, ठीक है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस प्रकार सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है जो चंद्रमा से ढक जाता है। तो सूर्य के उस भाग को पृथ्वी के लोग नहीं देख पाते हैं जो चंद्रमा से ढक जाता है। ठीक है, जो चंद्रमा से ढक जाता है, पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है, यानी कि जिस तरह बंद कर देता है, तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तब आप ये पूरा उत्तर देंगे कि अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस प्रकार सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है जो चंद्रमा से ढक जाता है। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है, उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण में क्या हुआ? चंद्र ग्रहण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण में आपने क्या पढ़ा? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है? देखिए सूर्य हमेशा उसी जगह पे रहता है। सबसे पहला पॉइंट ये, अब ऐसे याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण में सूर्य हमेशा उसी जगह पे रहता है, चंद्र ग्रहण में भी सूर्य हमेशा उसी जगह पे रहता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चेंज किस में हो रहा है? पृथ्वी और चंद्रमा में चेंजिंग हो रही। तो सूर्य क्या होता है? हमेशा उसी जगह पे रहता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। ठीक है,
सूर्य ग्रहण में क्या था, बीच में चंद्रमा आ गया था, और चंद्र ग्रहण में क्या है, बीच में पृथ्वी आ जाएगी। जहाँ पे चंद्र होगा तो पृथ्वी आ जाएगी, जहाँ पे सूर्य होगा तो वहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा। याद हो गया ना, जहाँ पे चंद्र ग्रहण होगा वहाँ पे बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। इतना याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य आपका चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, सूर्य आपका उसी स्थान पर रहेगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में याद रखिएगा अगर चंद्र ग्रहण है तो बीच में पृथ्वी आ जाएगी। तो अब आपको याद रहेगा कि सूर्य ग्रहण होगा तो बीच में क्या हो जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण हो रहा है यहाँ पे तो बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई। तो अब आपको याद भी हो गया होगा विद डायग्राम क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। कब, पूर्णिमा के दिन। जब पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सूर्य चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। उसमें क्या होता था, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती थी, अब इसमें क्या हुआ है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। भाई जो बीच में आएगा उसकी छाया पड़ेगी। देखो एक पॉइंट ये भी आपको याद हो गया, जो बीच में आएगा उसकी छाया पड़ेगी। ठीक है, अगर चंद्रमा बीच में है तो चंद्रमा की छाया पड़ेगी, अगर पृथ्वी बीच में है तो पृथ्वी की छाया पड़ेगी। ठीक है, जैसे चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है, इस स्थिति को हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पता चल गया होगा कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। पता तो पहले से होगा लेकिन अब आपको एकदम रट गया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था, आपने सोशल साइंस में पढ़ा था। ये सेकेंड सेमेस्टर में आपका आया है कि अंतरिक्ष संस्थान कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान, इसके बारे में बताइए। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही पूछा जाता है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और नासा के बारे में बहुत पूछा जाता है। किसके बारे में, नासा के बारे में, NASA नासा के बारे में बहुत पूछा जाता है। और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी इसरो किसे कहते हैं, I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस और R फॉर रिसर्च, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसरो का पूरा नाम बताइए, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आप बढ़ते हैं आगे कि ये होता क्या है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलौर में स्थित है। संस्थान में लगभग 1700 कर्मचारी हैं और वैज्ञानिक कार्यरत हैं। कितने, 1700 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीक या टेक्निक उपलब्ध करवाना है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा जी थे। बाद में आपकी कल्पना चावला ये सब हुई, पहले जो है राकेश शर्मा जी थे। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है, मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कब हुआ। तो मंगलयान का जो सफल प्रक्षेपण था वो 5 नवंबर 2013 में हुआ था। कब हुआ था, 5 नवंबर 2013 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया, यानी भारत ने पहला उपग्रह कौन सा बनाया था, तो भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था। क्या बनाया था, आर्यभट्ट बनाया था। अगला है, नासा किसे कहते हैं, यानी इसरो और नासा के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो नासा किसे कहते हैं, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत पूछा जाता है। जब मैंने DLED का पेपर दिया था सेकेंड सेमेस्टर का, तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मुझसे क्या सभी का यही प्रश्न आया था कि नासा के फुल फॉर्म बताइए, ये प्रश्न हम लोगों में आया था। तो नासा किसे कहते हैं, नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी आपका बहुविकल्पी में
4 आपके ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना होता है कि नासा का सही फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होता है, एन फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एस फॉर एंड एस फॉर स्पेस और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये नासा की फुल फॉर्म है। तो नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष में अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक संशोधन को बढ़ाना होता है। इसका काम क्या होता है, अंतरिक्ष में अन्वेषण, वैज्ञानिक की खोज और एरोनॉटिक संशोधन को बढ़ाना है। इसकी स्थापना कब हुई, 29 जुलाई 1958 में हुई। इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो अमेरिका सरकार के द्वारा होता है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ये थे आपके इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने एक भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न होने की संभावना है और जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, उन हर एक प्रश्न को मैं विद डायग्राम लेकर आई हूँ। एक भी प्रश्न इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। आपने मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर कंप्यूटर की क्लास देखी होगी, मैंने उसमें बताया था कि मैं गारंटी से कह रही हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, तो वो गारंटी मेरी गारंटी ही हो गई। क्यों? क्योंकि वही प्रश्न आपके सेम वही प्रश्न आए हैं। एक भी उस 2 मैंने आपको महामैराथन क्लास कराई, दोनों से एक कोई भी प्रश्न अलग नहीं आया है। अगर आपने मेरी महामैराथन क्लास देखी होगी तो आपको खुद ही पता होगा कि सारे प्रश्न वहीं से आए हैं। तो मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो सॉलिड पढ़ाती हूँ, कम पढ़ाती हूँ, लेकिन जो भी पढ़ाती हूँ वो ऐसा पढ़ाती हूँ कि इम्पॉर्टेंट होता है और आपके पेपर में आने की उसकी संभावना होती है। तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते थे वो हर एक प्रश्न को मैंने रख दिया है। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं आएंगे। और क्लास कैसी लगी, कैसा आपको लगा, कितना समझ में आया, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ाया है मैंने। तो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं आप आगे जो भी आपकी वीडियो लूँ तो वो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।